तो देखो अभी हमने कितने सारे पढ़ चुके हैं। हम हाइपोनेट्रीमिया पढ़ चुके हैं, हाइपरनेट्रीमिया पढ़ चुके हैं एंड साथ ही साथ हम पढ़ चुके हैं हाइपोकैलेमिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरकैलेमिया। ओके, तो देखो हाइपर मीन्स ज़्यादा, इट्स अ हाइपर। मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइपर मीन्स ज़्यादा, कैलेमिया मीन्स पोटेशियम की बात हो रही है और लास्ट में ईमिया वर्ड आ रहा है। और लास्ट में ईमिया वर्ड आ रहा है, इसका मतलब पोटेशियम की बात कहाँ पर हो रही है? सीरम में। अगर यहाँ पे यूरिया आता है तो बात होती है ब्लड में, ऐसी यहाँ पे बात आ रही है ईमिया की तो बात हो रही है सीरम में। तो हाइपरकैलेमिया मतलब सीरम का पोटेशियम कंसंट्रेशन कितना हो चुका है? अबव 5 मिलीमोल पर लीटर। हाइपो को बोलते हैं हम लोग, तो मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा रही हूँ। हाइपो बोलते हैं जब 3.5 मिलीमोल पर लीटर हो, और यहाँ पे हाइपर बोलेंगे जब 5 से ज़्यादा हो। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब हमें डेफिनेशन में पढ़ा था किसकी? हाइपो की। हाइपो होने के 3 रीज़न होते हैं। पहला, इनटेक हम कम कर दे। दूसरा, एक्सक्रीट हम ज़्यादा कर दें। किसकी बात कर रहे हैं? हाइपो की। हाइपो मतलब कम की। और थर्ड, हमारे पास इंसुलिन था शिफ्ट आउट ऑफ सेल। इंसुलिन ज़्यादा याद रहता है, इसके अंदर शिफ्ट सेल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसका उल्टा, इसमें इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं। हाइपर मतलब इनटेक हम ज़्यादा कर रहे हैं, इंक्रीज इनटेक। एक्सक्रीशन कम कर रहे हैं, उल्टा। और शिफ्ट, पहले सेल के अंदर जा रहा था पोटेशियम तो हाइपो हो रहा था, अब सेल के बाहर जा रहा है तो क्या होगा? हाइपर, ठीक है। ये सेल है तो पोटेशियम है, अगर सेल के अंदर जाएगा तो क्या होगा? हाइपो मतलब कम। और यही सेल है उसके बाहर जाएगा तो क्या होगा? हाइपर, मतलब ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हाइपर कैलेमिया। हमने ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया। अगर आपको हाइपोकैलेमिया की डेफिनेशन ये वाली जो हमने पढ़ी थी वहाँ पर सेम वो समझ में आई, तो हाइपर की भी अपने आप ही ये समझ में आएगी और याद हो जाएगी। नाउ गोज टू क्लिनिकल फीचर। माइल्ड केस ऑलवेज मोस्टली असिम्टोमेटिक, ठीक है। माइल्ड असिम्टोमेटिक। मॉडरेट, देखो मॉडरेट में, हाइपो में भी हमने क्या पढ़ा था? मसल वीकनेस, फटीक। हाइपर में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेम सिम्टम है मॉडरेट में, मसल वीकनेस और फटीक, ठीक है। सिम्टम बिल्कुल सेम है। सेम सीवियर सिम्टम हाइपो में भी हमने, हाइपोकैलेमिया में हमने सीवियर सिम्टम में सेम यही पढ़े थे, फ्लैसिड पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर। और हाइपरकैलेमिया में भी हम सेम सिम्टम पढ़ रहे हैं, सीवियर के केस में फ्लैसिड पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी फेलियर। और मैंने आपको बताया था पैरालिसिस 2 तरह के होते हैं, एक फ्लैसिड होता है, एक स्पास्टिक होता है। यहाँ पे कौन सा पैरालिसिस हुआ है? फ्लैसिड, ठीक है। और मसल वीक हो रही है तो रेस्पिरेटरी फेलियर का यहाँ पे मतलब है रेस्पिरेटरी मसल्स वीक हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी फेलियर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेस्पिरेटरी मसल्स की, ठीक है। रेस्पिरेटरी मसल्स क्या हो चुकी है? वीक, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रेस्पिरेटरी फेलियर। वहाँ भी हमने पढ़ा था अरिथमिया, यहाँ भी हमने पढ़ रहे अरिथमिया। पाल्पिटेशन बट कार्डियक अरेस्ट, इट्स अ मोस्ट सीवियर। तो क्वेश्चन आता है कि हाइपो और हाइपर में से किसकी बात कर रहे हैं हम? कैलेमिया की। कौन ज़्यादा डेंजर है? तो इट्स अ हाइपो डेंजर। हाइपर इज़ मोर डेंजर, वाई? बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। इन हाइपर कैलेमिया देयर इज अ कार्डियक अरेस्ट, इसलिए हाइपर कैलेमिया ज़्यादा डेंजर होता है। ओके, फिर है ईसीजी की चेंजेस। तो वहाँ पे हमने पढ़ी थी ईसीजी की चेंजेस तो डिफरेंट थी हाइपो में, हाइपोकैलेमिया में। हाइपरकैलेमिया में ईसीजी की चेंजेस डिफरेंट है,
सिम्टम्स तीनों की तीनों के सेम है, ठीक है, बट ईसीजी की चेंजेस क्या है, डिफरेंट है। ईसीजी की चेंजेस क्या क्या है, पीक टी वेव है, वाइड क्यूआरएस है और साइन वेव पैटर्न है। तो किसकी है, हाइपर कैलेमिया में। फिर देखिए हम हाइपर कैलेमिया को किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। देखिए जैसे हमने हाइपो कैलेमिया को डिवाइड किया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इनटेक के बेसिस पे, एक्सक्रीशन के बेसिस पे और सेल में रीडिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, सेम टू सेम हम हाइपर कैलेमिया को भी ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, रिड्यूस एक्सक्रीशन, एक्सेसिव इनटेक बेस्ड ऑन डेफिनेशन एंड पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बात करें रिड्यूस एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन किससे होता है, दो ही रूट है हमारे पास, एक किडनी है जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा जीआईटी। तो जीआईटी से तो पोटेशियम का इतना होता नहीं है एक्सक्रीशन, मेनली किससे होता है, किडनी से होता है। तो हम किडनी की बात करें तो यहाँ पे रेनल फेलियर हो सकता है। फिर हमने पहले भी पढ़ा था एल्डोस्टेरोन के बारे में, कब पढ़ा था हमने, जब हम हाइपोकैलेमिया की बात कर रहे थे, ठीक है, दोनों साथ साथ पढ़ने, हाइपो और हाइपर कैलेमिया। तो जब एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप होता है, किडनी में होता है, सोडियम को अब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो जब एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो पोटेशियम एक्सक्रीट कम होगा, तो इसे हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कुछ ड्रग्स की। तो एक ड्रग होती है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक। ये क्या करती है, पोटेशियम को एक्सक्रीट ही नहीं करती, पोटेशियम को क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। पोटेशियम स्पेरिंग लिख दिया ना उन्होंने, तो नाम से याद रहेगा कि पोटेशियम स्पेरिंग, मतलब पोटेशियम को वो एक्सक्रीट नहीं कर रही, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, ठीक है। ये पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक किस में देते हैं हम लोग, मेनली हम तब देते हैं जब पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होता है, ताकि पोटेशियम का लेवल उसकी बॉडी में रीस्टोर कर सके। पर यहाँ पे उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हाइपर कैलेमिया, उल्टा, ठीक है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, और एस इनहिबिटर का भी साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपर कैलेमिया। एक्सेसिव इनटेक बहुत आसान है। अगर मैं बात करूँ एक्सेसिव इनटेक की, तो मतलब वो ज़्यादा इनटेक कर रहा है पोटेशियम को, तो कोई सॉल्ट ले रहा है जिसमें पोटेशियम है, या कुछ सप्लीमेंटली कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है अपनी डाइट में जिसमें पोटेशियम है, ठीक है। सप्लीमेंटेशन होता है जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं डाइट में। नाउ है पोटेशियम रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का हमने बताया था इंसुलिन। इंसुलिन से क्या होता है, पोटेशियम सेल के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइपर कैलेमिया। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट हम लिख सकते हैं कि इंसुलिन की कमी की वजह से हम कह सकते हैं, लाइक, ठीक है, इंसुलिन मतलब नहीं है तो उसकी वजह से हाइपर कैलेमिया, बट इतना ओके। बट एल्कोलोसिस से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। उसका रिवर्स अगर हम बात करें एसिडोसिस, तो उससे क्या होगा, हाइपर कैलेमिया। एसिडोसिस, हाइपर कैलेमिया। सेल्स टूटेंगे, हीमोलिसिस मतलब ब्लड में सेल्स का टूटना, तो सेल टूटेंगे तो पोटेशियम सेल का सब कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। तो हीमोलिसिस मतलब सेल ब्रेक डाउन, और सेल अगर टूट रहे हैं तो पोटेशियम सब कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर, ब्लड फ्रॉम सेल, तो ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर रेप्टोमायोलाइसिस, इसका मतलब क्या है, मसल्स ब्रेक हो रही है, टूट रही है, लाइसिस मतलब टूटना। तो मसल्स में क्या होता है, पोटेशियम स्टोर होता है,
मसल में, तभी तो पोटेशियम जो है वो मसल के साथ वीकनेस दिखा रहा था मतलब सिम्टम्स में। तो मसल्स क्या करती है, पोटेशियम को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो अगर मसल्स टूटेगी तो जितनी भी पोटेशियम मसल्स में स्टोर्ड है वो सब कहाँ जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया। सेम टिश्यू किससे बनते हैं, सेल से। अगर टिश्यू इंजरी मतलब सेल की इंजरी होना, और सेल की इंजरी होगी तो मतलब जो पोटेशियम होगा वो सेल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि सेल तो टूट गया ना। अगर सेल टूट गया तो पोटेशियम कहाँ जाएगा, मतलब सेल के सारे कंटेंट कहाँ जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो इसलिए हीमोलाइसिस में या मसल्स के ब्रेक डाउन में, टिश्यू इंजरी में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया। और एसिडोसिस में देखिए, फिर हम आते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे। तो डायग्नोस्टिक में हम क्या चेक करेंगे, सीरम का पोटेशियम, ठीक है। और पोटेशियम का हमने बताया था ईसीजी चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ में क्लिनिकल सिम्टम्स जो सम में कर रहे थे, जितने भी हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े, सोडियम में पोटेशियम पढ़ रहे हैं, कैल्शियम पढ़ेंगे, तो सीरम तो चेक करेगी, ऑब्वियसली बात है, तभी पता चलेगा ना। ईसीजी चेंज पोटेशियम के साथ ईसीजी का बहुत अच्छा रिलेशन होता है, इसलिए पोटेशियम के केस में ईसीजी चेक करते हैं, कैल्शियम के केस में ईसीजी चेक करते हैं, और क्लिनिकल सिम्टम्स सब में चेक करते हैं। नाउ गोज टू इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान है, वही जो हमने पहले पढ़ा है, किसके लिए, हाइपोकैलेमिया के लिए, उसी के लिए हम पढ़ा था, सेम वही हम पढ़ेंगे हाइपर कैलेमिया के लिए। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीरम पोटेशियम, यूरिन चेक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किडनी इन्वॉल्व है या नहीं है, और एसिड बेस बैलेंस चेक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एसिडोसिस तो नहीं है, एसिडोसिस या एल्कलोसिस तो नहीं है। तो एसिड बेस बैलेंस से हमें दोनों पता चलेगा। एडिशनल टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले भी देखे थे, एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज हम चेक कर सकते हैं। हो सकता है ना कि इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा बॉडी में, पेशेंट हाँ डायबिटिक है, रेनल फंक्शन टेस्ट तो हो ही सकता है, और रेनिन भी। तो ये बहुत ही आसान है, मतलब एल्डोस्टेरोन लेवल, ब्लड ग्लूकोज और रेनिन एक्टिविटी, रेनल फंक्शन टेस्ट। ओवरऑल हम किडनी के फंक्शन को चेक कर रहे हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट। तो हमेशा की तरह मैनेजमेंट किस में करेंगे, सिम्टोमेटिक पेशेंट में करेंगे, असिम्टोमेटिक में तो नहीं होता ना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस में होता है, हमेशा सिम्टोमेटिक में। और यहाँ एक्यूट की बात हो रही है। मैंने आपको पहले बताया कि जो हाइपर कैलेमिया होता है वो बहुत डेंजर होता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब इसलिए ये क्या है, हार्ट मतलब फेल हो गया ना, स्टॉप हो गया वर्किंग, तो इसलिए ये सबसे क्या है, डेंजरस है। ऐसा हमें किसी और इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी में ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेंजर होता है हाइपर कैलेमिया, इसलिए हमें हार्ट की मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसे हम कैसे करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट से, और वही है कि हमें ईसीजी को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो रिमेंबर कि हाइपर कैलेमिया का कार्डियक अरेस्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे आते ही पेशेंट को,
और साथ में ईसीजी मॉनिटर करेंगे। और देखो अभी मैंने बार बार बताया कि जो इंसुलिन होता है ना वो पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जाता है। तो हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट को इंसुलिन देंगे ताकि जितना भी पोटेशियम ब्लड में वो सब कहाँ चला जाए, सेल के अंदर। पर इंसुलिन से क्या होगा, ग्लूकोज भी कम हो जाएगा, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब उसको चक्कर आ जाएगी। हाइपोग्लाइसीमिया इज मोस्ट डेंजर ना, इससे डेंजर। इसलिए हमें इंसुलिन के साथ क्या देना पड़ेगा, ग्लूकोज देना होगा। इंसुलिन कभी अकेले नहीं देते नॉर्मली हाइपर कैलेमिया के केस में, साथ में हम क्या देंगे, ग्लूकोज भी देंगे। और क्या दे सकते हैं हम इसके अलावा, एक ड्रग है बीटा-2 अगोनिस्ट। अब बीटा-2 अगोनिस्ट भी क्या करती है, इंसुलिन की तरह काम करती है पोटेशियम के केस में। पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जाती है। और बीटा-2 अगोनिस्ट का एक साइड इफ़ेक्ट होता है हाइपोकैलेमिया, उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो हम बीटा-2 अगोनिस्ट दे सकते हैं। और साथ में हम अगर एसिडोसिस है, एसिडोसिस अगर प्रेजेंट है, एसिडोसिस की वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है, तो हम क्या देंगे, बेस। कौन सा बेस हम यूज़ करते हैं हमेशा मेडिसिन के तौर पे, सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं। बेस तो सोडियम बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी फार्मा में, क्योंकि जब भी एसिडोसिस की प्रॉब्लम आती है हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट ही दिया जाता है। अभी हमने क्या पढ़ा, पोटेशियम इनटू सेल शिफ्ट करना और कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना कैल्शियम ग्लूकोनेट की मदद से। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है कि एक्सेस पोटेशियम किस वजह से को हम बाहर निकाल सकें, तो उसके लिए हम लूप डायरेटिक दे सकते हैं। लूप डायरेटिक क्या करता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन पंप को इनहिबिट करता है, जो किस में होता है, लूप ऑफ हैनले में, जिसकी वजह से ये सारे की सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी अब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, इनहिबिट। तो जितना भी पोटेशियम बॉडी में इकट्ठा हो रहा है वो सब बाहर चला जाएगा। हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं हम, अगर कोई भी मेडिसिन से उसे आराम नहीं आ रहा तो हम डायलिसिस में भी भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी सोडियम पॉलीस्टीरीन सल्फोनेट भी लिखा है। ठीक है, ये भी पोटेशियम को एक्सरेट करेगा बिकॉज इट्स अ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट जो जितने भी पोटेशियम हो गए उनको बाहर निकाल देगा बॉडी से। नाउ हम बात करते हैं क्रॉनिक केसेस की। तो क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे से समय से चला रहा है, तो उसके लिए हम क्या सबसे पहले कह सकते हैं कि डाइट में पोटेशियम कम कर दो, तो लो पोटेशियम डाइट। तो हम पहले क्या कहेंगे कि पोटेशियम को डाइट में कम कर दो। दूसरा, वो क्या वजह है जिसकी वजह से क्रॉनिक है ये कंडीशन, तो हो सकता है कि वो कोई ड्रग ले रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, मेडिसिन की वजह से, तो हम कहेंगे क्या, वो उस मेडिसिन को स्टॉप कर दो, डिसकंटिन्यू ऑफेंडिंग मेडिकेशन। सभी में हम लिखते हैं ये वाला पॉइंट। तो कौन सी मेडिसिन ऐसे जो हमने ऊपर भी पढ़ी थी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक और एस इनहिबिटर। और अगर उसे एल्डोस्टेरोन की प्रॉब्लम है तो वो भी हम ठीक करेंगे। ठीक है, रेनिन बॉडी में नहीं रिलीज़ हो रहा, एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप किडनी पे काम करता है, जिसकी वजह से सोडियम अब्सॉर्ब होता है और पोटेशियम एक्सक्रीट होता है। अगर एल्डोस्टेरोन कम होगा तो पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, तो हम ब्लड में एल्डोस्टेरोन का लेवल चेक करके हम उसे ठीक कर सकते हैं मेडिकेशन से, मतलब मेडिसिन में एल्डोस्टेरोन दे सकते हैं। Okay, bye guys. Keep watching.